Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is DNA fingerprinting. जैसा हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग के हर एक डिप्लॉयड सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। और डीएनए में क्या होता है? बेस पेयर्स। ये जो है डीएनए है, इसका यहाँ पर तो नाइट्रोजन शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है ये, और यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो अटैच रहते हैं। ऐसे इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दूसरे स्टैंड में भी, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये जो पोर्शन है दो नाइट्रोजन बेस, ये कहलाता है बेस पेयर, और इसको हम डिनोट करते हैं BP से। तो ये जो है क्रोमोसोम्स में बेस पेयर्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। हमारे टोटल जीनोम में डीएनए जीनोम जो पूरा सारे डीएनए मिला के है, उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। लेकिन इसमें से 99.9 बेस पेयर्स तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सारे ह्यूमन बीइंग में ये सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसी की वजह से एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है, दिखता है, और जानवरों से हम अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि हमारे सब में ये 99.9% बेस पेयर जो है वो सिमिलर है। केवल डिफरेंस कितने का होता है? 1% जो बेस पेयर्स हैं वही जो है डिफर करते हैं एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में। ये 0.1% का मतलब हो गया 3 × 10⁶ बेस पेयर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। और यही इसी की वजह से जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग दिखता है। आप पहचान लेते हो कि ये कौन सा आदमी है, ये कौन सा आदमी है। अब यदि आपको कंपेयर करना है बेस पेयर डीएनए का, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इतने बेस पेयर्स को कंपेयर करें एक ह्यूमन बीइंग के दूसरे ह्यूमन के। उसके लिए क्विक मेथड है, बहुत क्विक मेथड है कि बेस पेयर्स को कंपेयर करने का। उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये क्विक मेथड है टू कंपेयर द बेस पेयर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ वन पर्सन टू द अदर। और ये स्पेसिफिक होते हैं, इतने डिफरेंस जरूर होगा। और फिंगरप्रिंटिंग जो एक मनुष्य की है वो उसके लिए स्पेसिफिक और यूनिक होगी, उसकी यूनिक फिंगरप्रिंटिंग है, वैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसलिए ये फिंगरप्रिंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है किसी भी पर्सन की, और उसके जैसा फिंगरप्रिंटिंग वाला दूसरा नहीं हो सकता। अब डीएनए में इसमें क्या होता है? जैसे डीएनए है तो कुछ इसमें डीएनए का पार्ट तो प्रोटीन सिंथेसिस का कोड करता है, उससे जो है मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से फिर अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं और सब्सटेंसेस बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर भाग जो है वो क्या है? नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग में क्या होता है? बहुत से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये रिपीट होते हैं। जैसे मान लो ये ATC, फिर उसका फिर ATC आ गया, फिर ATC आ गया, कितना भी हो सकता है ये। तो ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। तो ये कहलाते हैं रिपीटिटिव डीएनए। कैसे डिफाइन करेंगे हम रिपीटिटिव डीएनए को? स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस। ये पूरा डीएनए है, इसमें स्पेसिफिक रीजन्स हैं ये, जहाँ पे क्या होता है? वेयर ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। यहाँ पे स्मॉल स्ट्रेच हमने क्या लिया एग्जाम्पल के तौर पर? ATC। ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो डीएनए में वो रीजन्स जहाँ पर ये कोई एक सीक्वेंस, थोड़ा सा डीएनए, वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिपीटिटिव डीएनए। और यही जो है यूज़ होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इनका भी हम रोल देखेंगे क्या होता है। और डीएनए जब फिंगरप्रिंटिंग है, इनको हम यदि वो सेंट्रीफ्यूज करें, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये जो बल्क डीएनए है, बचा हुआ डीएनए, उससे बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाते हैं। और
इसमें एक टर्म और यूज होता है सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो पोर्शन होगा ये पूरा, ये क्या है, ये है सैटेलाइट डीएनए। ट्वेंटी 2021 में क्वेश्चन आया था रिपीटेटिव डीएनए पे। रिपीटेटिव डीएनए की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस वेयर ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। ये रिपीटेटिव डीएनए की डेफिनेशन आई थी पिछली बार एग्जाम में। अब सैटेलाइट डीएनए की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाईली रिपीटेड repetitive DNA sequence consisting of very large array arrays of randomly repeating non-coding डीएनए। इसमें क्या हो रहा है, हाईली रिपीटेटिव, ये बहुत बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर 3 बार दिखा दिया, पर ये बहुत कई बार रिपीट होंगे डीएनए सीक्वेंस से। इसमें क्या होगा, बहुत लार्ज एरे माने लाइन, एक लाइन में ये होते हैं ऑफ टैंडमली रिपीट माने ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ये रिपीट हो गया फिर ये गैप हो गया फिर ये रिपीट हो गया, बिल्कुल एडजेसेंट, एक दूसरे से सटे हुए ही होंगे। रिपीटिंग नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग माने ये जो डीएनए है ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, ये प्रोटीन बनाने में काम नहीं आएगा या मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते हैं, वो वाले रीजन को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब इनके कंपोजिशन में कि ये सैटेलाइट डीएनए में एटी ज़्यादा है या सीजी ज़्यादा है, या ये कितने बेस पेयर्स को रिपीट कर रहे हैं, या इनकी लेंथ कितनी है। जैसे एक में तो आप मान लीजिए ये 80 है, 80 ये रिपीट कर रहे हैं, और ये कितने भी लंबी हो सकती है, 10 हो सकते हैं, ये 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इस तरह से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। इसकी बेसिस पर सैटेलाइट डीएनए जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्या होगा कि ये 1 से लेके 6 बेस पेयर तक इसमें रिपीटिशन होता है। माने जैसे 1 से 6 के बीच में 2 आ गया, हम 2 ले लेते हैं, मान लो 80 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो ये माइक्रो सैटेलाइट में आएंगे। ये इतना हम यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ते हैं। दूसरा है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में ज़्यादातर 10 से 60 तक बेस पेयर्स आते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और, पर नॉर्मली ये 10 से 60 बेस पेयर ही आते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ 2 लिए, ऐसे ये 10 60 सब इस तरह से ATG CT AAATPC इस तरह से ये 60 हो सकते हैं, फिर वही 60 फिर रिपीट हो सकते हैं, वो कहलाते हैं मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट बहुत यूजफुल है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में ये मिनी सैटेलाइट का ही यूज होता है, और ये जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, पॉली माने मैनी, मॉर्फिज्म माने टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट। मान लीजिए जैसे क्या है 80, इसमें कितने बेस पेयर्स यूज किए हमने, 2 बेस पेयर यूज किए। अब ये 4 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 6 बार भी रिपीट हो सकते हैं, 8 बार भी रिपीट हो सकते हैं। मिनी सैटेलाइट है, ये कहाँ तक रिपीट हो सकते हैं, 60 बार रिपीट होते हैं। तो ये केवल 2 लेने पर ही इतनी वैरायटी है। फिर हम
3 ले सकते हैं, मान लो TCG, ये रिपीट हो रहा है TCG, कितने हमने लिए? 3 लिए। फिर इसमें ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी, इसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं। हो सकता है 10 बार हो, 12 बार हो, 14 हो, 5 बार हो, 60 बार हो, ये इस तरह से रिपीट हो। फिर ये हमने 3 लिए हैं, फिर इसमें कोई से भी कॉम्बिनेशन, हमारे पास 4 ही वो हैं बेस पेयर के हैं, ATC और G, इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनने हैं। ये 2 बना सकते हैं, या ये 2 बना सकते हैं, या ये 2 बना सकते हैं, ये 2, इस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है। उस तरह से बहुत सारे जो है इनके फॉर्म बन सकते हैं। अब ये 3 का हो गया, सिर्फ 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो रिपीट करे फिर कई बार। तो इस तरह से क्या होगा, कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, वो कहलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये बेस है DNA फिंगरप्रिंट का। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक इंसान के DNA फिंगरप्रिंट दूसरे की जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतने सारे तरीके, इतने सारे कॉम्बिनेशन संभव हैं, है ना। इतने सारे कॉम्बिनेशन संभव हैं। कितने सारे संभव हैं इसमें, कि यदि हम ये देखें कि कोई भी 2 आदमी का फिंगरप्रिंट एक जैसा है, उसकी संभावना कितनी है? 1 in 300 मिलियन। ये जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं 2 बेस पेयर का लेके, उसमें भी बहुत सारे इनको जोड़ सकते हैं हम, कि कितने बार हम इनको रिपीट कर रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं। फिर 3 का कर सकते हैं, 4 का, 5 का, इस तरह से ये मिलियंस ऑफ ये जो है कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसीलिए जितने भी इंसान हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं, और एक सा समान होने की संभावना कितनी है? 1 in 300 मिलियन, ये संभावना इसमें होती है। अब इसमें एक टर्म और यूज होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने बताए वो क्या है? वेरिएबल है, कुछ भी संभव हो सकता है। जितने सारे हैं उनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। ये वेरिएबल नंबर है। यही जो है ये मेन चीज़ है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। ये एक इंसान के लिए एक ही होगा, वेरिएबल है। माने किसी में, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके क्रोमोसोम 1 में जो ये 10 बार रिपीट होते हैं, दूसरा क्रोमोसोम है उसमें हो सकता है सेम बेस पेयर हो, लेकिन वो क्या हो, 50 बार रिपीट हो रहे हो। तो ये वेरिएबल नंबर है। टेंडम रिपीट माने एक के बाद एक, बीच में गैप नहीं होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस जो है ये इसमें रिपीट होते हैं। केवल जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, उनमें ये एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक ही जाइगोट के क्लीवेज से बनते हैं। इससे एक इंडिविजुअल बन जाता है, इससे एक इंडिविजुअल बन जाता है, इसलिए इनके DNA कंपोजिशन सेम होते हैं। हालांकि इसमें भी अंतर होने की संभावना होती है, क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है या एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस में भी DNA थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इनके सेम होते हैं। तो ये जो इसकी है डेफिनेशन, VNTR की डेफिनेशन यदि करनी है तो ये क्या हो जाएगी? DNA with very high degree of polymorphism। ये कहलाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया, कितनी तरह के कॉम्बिनेशन संभव हैं, और लगभग आप समझ लो 300 मिलियन टाइप्स के कॉम्बिनेशन संभव हैं। तो ये जो DNA एक होगा उसमें एक पर्टिकुलर ही होगा, और वो पर्टिकुलर क्या होगा, उसके लिए VNTR है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ही नहीं, उसी ऑर्गेनिज्म के, उसी ह्यूमन बीइंग के यदि हम दूसरा क्रोमोसोम देखें तो वहाँ पर ये दूसरा होगा। एक क्रोमोसोम, जैसे हमने क्रोमोसोम नंबर 1 लिया, उसमें VNTR है, ये रिपीट मान लो 5 बार हो रहा है कोई भी बेस, तो उसके किसी भी टिश्यू से ले लो आप, ब्लड से ले लो, उसके स्किन से ले लो, उसके हेयर फॉलिकल से ले लो, कहीं से भी आप जो लोगे DNA, उससे क्रोमोसोम 1 का DNA वो हमेशा यही होगा।
और क्रोमोसोम नंबर यदि हम 10 लेते हैं तो इसमें ये दूसरा होगा। और क्रोमोसोम नंबर 1 में भी 2 होंगे, होमोलोगस जानते हैं हम। ये भी क्या होते हैं, डिफर करते हैं BNTR में। क्यों? क्योंकि एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो इस तरह से ये वेरिएबल हैं, वेरी करते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के किसी भी टिश्यू से आप लेते हो और सेम क्रोमोसोम नंबर में देखते हो तो ये पिक्यूलियर है उस ह्यूमन बीइंग के लिए, इसीलिए ये एक कहलाता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म माने मैनी टाइप्स, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है कितनी बार बेस पेयर यूज हुए और कितनी बार रिपीट हुआ है, कितना लंबा सीक्वेंस ये चला है। अब इसमें हम देखते हैं टेक्निक क्या है। टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। टेक्निक ये सबसे पहले जो है जिस डेवलप की थी एलेक जेफरी। एलेक जेफरी ने 1984 में ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक निकाली थी। ये ब्रिटिश के हैं साइंटिस्ट। इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ DNA। सबसे पहले तो हमें DNA निकालना है। कहीं किसी भी टिश्यू से ले सकते हैं, ब्लड का भी जरा सा भी स्पॉट मिलेगा उससे भी DNA निकाला जा सकता है, स्किन से निकाल सकते हैं, सीमन से निकाल सकते हैं। ब्लड में क्या होना चाहिए, WBC, क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, DNA नहीं होता, तो WBC या प्लेटलेट वगैरह से निकाल सकते हैं हम आइसोलेशन। और सेल से DNA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेल मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा, अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, RNA है, प्रोटीन है। तो इस तरह से एंजाइम्स यूज़ कर करके हम सब चीज़ों को हटा दें। प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीजेज यूज़ करेंगे, RNA हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेजेज यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं और लास्ट में इसको जो है कूल्ड चिल्ड इथेनॉल में डिस्टिल करते हैं, तो हमें फाइब्रस जो है DNA के फाइन थ्रेड्स मिल जाते हैं। ये पूरा डिटेल हमने जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था उसमें पढ़ा हुआ है, पूरा प्रोसेस उसमें। तो यदि किसी को ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को के वीडियो को देख लें। दूसरा स्टेप जो इसमें आता है, जब आइसोलेट हो गया DNA, तब दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज। इसका भी पूरा एक वीडियो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। बहुत स्पेसिफिक होते हैं, किसी DNA को काटने के लिए काम में आते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं ये, और इतने स्पेसिफिक होते हैं कि किस जगह से काटना है इसके लिए बिल्कुल अलग ही एंजाइम्स होते हैं। इसका भी पूरा वीडियो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, ज़्यादा डिटेल के लिए आप उसको देख सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो ये रिपीट वाले पोर्शन हैं सेटेलाइट DNA इतना, इसको हम कट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ क्रोमोसोम से रिपीट वाले पोर्शन है उसको ये कट कर लिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप इसमें आता है सेपरेशन ऑफ DNA fragments by gel electrophoresis। इसमें क्या होता है, हम जेल यूज करते हैं। ये होता है एगरोज जेल। एगरोज जेल ये नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से निकलता है। समुद्र में बीड्स होते हैं जो, उनसे ये निकलते हैं। एगरोज अगार से एगरोज जेल। इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में,
एक इस तरह से ट्रे होती है, ट्रे जैसा, इसमें हम ये जेल भर देते हैं। जेल एक मैट्रिक्स की तरह इसमें काम करता है, और इसको फिर इसमें यहाँ पर 3 जितने भी आपको सैंपल हैं उतने यहाँ पर गड्ढे बना दिए जाते हैं, इनको हम कहते हैं वेल। और इसको जो है एनोड और कैथोड से जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, वो सैंपल जो हमें फ्रैगमेंट्स मिले हैं डीएनए के, वो सब इसमें डाल दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये जेल जो है, एग्रो जेल जो है, ये बहुत स्मूथ नहीं होता है। ये इतना नहीं होता कि इस पर डीएनए स्लिप कर जाए। डीएनए जो मूव करेंगे वो केवल किसकी वजह से वर्क करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। डीएनए के फ्रेगमेंट जो निगेटिव चार्ज होते हैं, फॉस्फेट होता है डीएनए में, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब यदि हम ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये किधर चलेंगे, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ ये चलेंगे। और इसमें खास बात क्या होगी, जो इसमें जो सबसे छोटे होंगे, जिनमें रिपीट वाले संख्या कम होगी, उनकी साइज भी कम होगा, वो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे छोटे वाले हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर उससे जो बड़े वाले होंगे वो थोड़ा धीरे चलेंगे, जरूरी नहीं है कि इस सैंपल में हो ये वाला। फिर ये उससे बड़े वाले आ गए, फिर ये और बड़े आ गए। इस तरह से क्या होता है कि साइज के हिसाब से ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो स्मॉलेस्ट वाले होंगे, इधर आ जाएंगे, सबसे तेजी जल्दी से पहुंचेंगे, और ये होंगे लार्जेस्ट। सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं, इसे मिक्सचर है। सारे जो हमने ये लिए थे वेरिएबल नंबर और टैंडम रिपीट, वो सब इसमें है। और ये जब इस तरह होगा, इसमें सबसे छोटे वाले यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे। मान लीजिए हो सकता है इसमें दो बार रिपीट वाले हों, ये 4 वाले हों, ये 7 वाले हों, ये 9 वाले हों। तो इस तरह से सारे अलग अलग जो BNTR हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर अलग तो हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये डीएनए के पीसेस हैं, ये हमें दिखाई नहीं देंगे। वैसे यदि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हम जो है इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं, तो ये ऑरेंज दिख जाते हैं डीएनए। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये म्यूटाजेन है, मतलब म्यूटेशन कॉज कर सकता है, और म्यूटेशन कर दिया तो फिर हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पर्पस था वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड नहीं यूज़ करते। उसके बदले में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग माने क्या होता है कि पहले तो इसको, कौन सा हुआ ये, 4th, ब्लॉटिंग माने क्या हुआ, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी उसके ऊपर ही हम क्या रख देते हैं, नाइट्रोसेलुलोज का पेपर या नायलॉन शीट रख देते हैं। तो वो जो डीएनए यहाँ पर थे, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते समय, वो सारे क्या होंगे, इस पर आ जाएंगे। जो क्या चीज़ है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन। क्यों आ जाते हैं उस पर, क्योंकि डीएनए की एफिनिटी नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन के लिए ज़्यादा है कंपेयर टू जेल। दूसरी चीज़, जेल जो है बहुत फ्रेगाइल होता है और वीक होता है, इसलिए हम उसको बहुत लंबे समय तक उस पर सेव करके नहीं रख सकते। यदि हमने इसको पेपर पे ले लिया, डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन पे ले लिया, तो हम आगे का प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अभी हमें डीएनए दिख नहीं रहे हैं, अलग भी हो गए हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के प्रोब यूज़ करते हैं। मतलब ये प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए या आरएनए है, जिसमें क्या डाल देते हैं, रेडियो एक्टिव बना देते हैं इसको। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे नायलॉन शीट पे या
नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ गए हैं डीएनए के, ये मान लीजिए इस तरह से आते हैं, और हमने इसके ऊपर VNTR प्रोब डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो प्रोब हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे किसी भी डीएनए के, जिससे मान लीजिए ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो क्या होगा, यहाँ इसके साथ पेयर कर लेगा। तो ये जो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे। और इसमें हमने क्या किया है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं। तो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से क्या होगा कि ये फोटोग्राफी फिल्म पर, ये एक्सरे फिल्म पर फोटोग्राफिक इमेज दे देंगे, स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो यदि हम इस पे एक्सरे डालेंगे तो फोटोग्राफिक इमेज आ जाती है। तो इसकी इमेज आ सकती है जिसमें हमें बैंड दिखाई देंगे, जो डीएनए के जो अलग अलग पीसेस हैं उनके बैंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके लिए इस मेथड को यदि और सेंसिटिव करना है तो हम PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसका भी एक अलग वीडियो है, देख सकते हैं आप। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोविड-19 के लिए भी टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। RT-PCR वही है PCR। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या होता है, एक डीएनए से, हमारे पास यदि एक ही डीएनए है उससे भी क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ डीएनए हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ये, इसके लिए पूरा वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जब, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें केवल एक सेल भी मिली है किसी की कहीं से भी, तो भी हम उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक डीएनए मिलने से हम मिलियंस ऑफ डीएनए बना लेते हैं। और फिर उसके बाद इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक यूज़ करके हम उसको क्या करेंगे, बहुत सारे पीसेस में बदल सकते हैं, आराम से टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं A और B। हमने इनके इसमें हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, इनके भी 3 क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 7 है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 10 है, और ये क्रोमोसोम नंबर, हम कोई सा भी ले सकते हैं या सारे भी, सब भी ले सकते हैं। और इसमें सब में क्या है, रिपीट्स हैं, बेस पेयर रिपीट है। मान लो इसमें जो है 3 है बेस पेयर रिपीट, इसमें 5 बेस पेयर रिपीट है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। यहाँ हम कम संख्या ले रहे हैं, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। आपको बताया ही था 10-60, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 है, कम लेने से हमें एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। 8। तो ये हमने, ये फिक्स है, यदि A% जो है उसका हम ये कहीं से भी लें, उसके ब्लड से लें, चाहे स्किन से लें, चाहे हेयर रूट से लें, सब जगह यदि हम 7 क्रोमोसोम देखेंगे तो उसमें 3 और 5 ही रहेगा। ये हमेशा फिक्स है। यही चीज़ है फिंगरप्रिंटिंग की, कि इसमें जो रिपीट्स वाले हैं, बेस पेयर रिपीट, वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब ये B वाला है एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो इसमें, इसके में 4 हैं और फिर ये 6 रिपीट्स हो रहे हैं, फिर इसके में मान लो 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं और ये 2 है। तो यदि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे इनकी,
ये यहाँ पे हम सैंपल डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो ये सारे डीएनए ये पॉजिटिव की तरफ चलने लगेंगे। और मान लीजिए ये है ए और ये है बी का। तो इस वाले केस में क्या होगा, इसको 2 कर लेते हैं, 3 रिपीट से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सबसे कम वाला कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, 2। इसका मतलब ये 2 वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक चल के आ जाएगा। फिर कौन सा 3, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर ये 4 वाला, फिर ये 5 वाला, फिर 6 वाला, फिर 7 नहीं है, 8 वाला। तो इस तरह के बैंड हमें ए के मिल जाएंगे। और बी वाले केस में क्या, सबसे कम क्या है, 2, तो 2 वाला सबसे नीचे तक जाएगा। फिर इसके बाद 3 नहीं है, 4 है इसमें, तो ये 4 वाला बैंड आ जाएगा। फिर 5 वाला बैंड आ जाएगा, फिर 6 वाला आएगा, 7 वाला आएगा और 8 वाला आएगा। तो इस तरह से हमें ये बैंड मिल जाएंगे, डिफरेंट बैंड्स डीएनए के हमें मिल गए। ये चीज़ हमने नंबर लिखी है, ये क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स, बेस पेयर जो रिपीट्स हो रहे हैं वही है। और ये क्या हो गया, बेस, ये जो है रिपीट्स जो है वो सेपरेट हो गए बाय साइज ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी। फिर उसके बाद सारे प्रोसेस करने के बाद हम ये मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें एक और कहीं से ब्लड सैंपल मिला है किसी का अननोन का, और उसकी भी हम क्या करते हैं, वही सेम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मिल रहे हैं इसके बैंड वो इस तरह के मिल रहे हैं। तो यदि हम कंपेयर करें तो ये किसके जैसा होगा, ए जैसा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एग्जैक्टली बिल्कुल ही ऐसा ही आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लड हम सैंपल हमने लिया वो किसका था, ए का था। तो इस तरह से ये कंपेयर करते हैं, माने फिंगरप्रिंटिंग में क्या होगा, लास्ट में हमें जो बैंड्स मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट रिपीट्स के, वो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में। हर एक क्रोमोसोम में ये अलग अलग हैं, यहाँ तक कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास ये इसकी मदर से आया, ये इसके फादर से आया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी अलग होंगे और बाकी क्रोमोसोम्स में भी तो अलग होंगे, लेकिन हर टिश्यू से कहीं से भी आप ले लो, हर जगह से ये चीज़ पैटर्न जो आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो उसके लिए क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा।